चलो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन AS29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल छोड़ दिया था, अभी अपन लोग देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड passed a resolution on 30/3/2012 to carry out major repairs to the plant and machinery and expansion of business expansion करने का, ठीक है। Total expenditure amounts to 10 lakh and 20 lakh for repairs and expansion respectively. Repairs and expansion of the business took place on May 2012. Should the company create any प्रोविजन? अब देखो यहाँ पे डबल से बात वही हो रही कि देखो अब यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या आप लोगों का? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट, ये बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट, तभी अपन लोग क्या बनाते हैं, तभी अपन लोग प्रोविजंस बनाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड पास्ड रेजोल्यूशन ऑन 30/3/2012 टू कैरी आउट मेजर रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, एक इन्होंने क्या कर दिया हुआ है, रेजोल्यूशन पास कर दिया हुआ है कि इनको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने का है और एक्सपेंशन करने का है अपने बिजनेस का। इसके टोटल कितना लगने वाला है? 10 और 50 60 लाख का खर्चा लगने वाला है। लेकिन क्या कोई एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया हुआ है क्या कि ये करना चाहिए आपको? नहीं। आज बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया, 2 दिन बाद ऐसा रेजोल्यूशन पास कर सकते कि नहीं अब अपने को एक्सपेंशन करना ही नहीं है, अपन लोग शायद दूसरे बिजनेस के अंदर एंटर हो जाएंगे, अपने को रिपेयर करना ही नहीं, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है। तो यहाँ पे कैसा हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है। एक रेजोल्यूशन पास करने की वजह से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा लिखा रहता है कि यहाँ पे एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जा रहा जिसको कंपनी तोड़ ही नहीं सकती। देन द केस वुड बी ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द पास्ट इवेंट। अब यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं। क्या बैलेंस शीट डेट पे आपको देना मांगता है? बैलेंस शीट डेट पे आपको देना है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। बैलेंस शीट डेट पे आपको कुछ भी देना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो यहाँ पे प्रोविजन ही नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी बनने वाली है क्या? यस। अब कौन बताएगा यहाँ पे क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाना पड़ेगी कि अपने को यहाँ पे? हाँ, अनुश्री बढ़ेगा। प्रोविजन तो नहीं बनता, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। तो क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे अनुश्री बढ़ेगा? बोलो सर। नहीं। हाँ बोलो। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि प्रोविजन तो नहीं चाहिए, साथ ही साथ कंटिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी इसलिए नहीं है यहाँ पे क्योंकि हैपनिंग नॉन हैपनिंग है क्या, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, कि अपना फैसला किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे प्रोविजन भी नहीं और कंटिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं बनाना पड़ती है। नो प्रोविजन एज वेल एज नो कंटिंजेंट लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ओके, गोइंग अहेड। अब वो क्वेश्चन अपन लोग देखने वाले हैं जो लास्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ है नवंबर 2020 के अंदर, जो एग्जाम हुई थी अपनी नवंबर 2020 की। लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था नवंबर 2020 का, जिसके अंदर वो एक एग्जाम्पल आया हुआ है, देखो। हाँ ये बात ठीक है। At the end of FY 2016-17, a company finds there are 20 lawsuits outstanding which have not been settled till the date of the approval of the accounts by the board of directors. The possible outcome as estimated by board of directors is follow. क्या हो गया? जब अपन लोग फाइनलाइज कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब 20 कोर्ट के अंदर अपनी केसेस चालू थी, क्या चालू था? कोर्ट के अंदर 20 केसेस चालू थी। उसमें से पहले जो 10 केसेस थी उसके अंदर अपन लोग जीतने ही वाले थे। सॉरी, पहले जो 5 केसेस थी उसके अंदर अपन लोग विन होने वाले थे, तो कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। तो कोई भी लॉस ही नहीं है तो प्रोविजन या फिर कंटीजेंट लायबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पहले 5 केसेस में आप जीतने ही वाले, 100% आपको प्रोबेबिलिटी दी है भी जीतने ही वाले, तो कोई लॉस नहीं। अब लॉस नहीं, कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान नहीं, एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस नहीं तो प्रोविजन नहीं, प्रोविजन नहीं, कंटीजेंट लायबिलिटी भी नहीं, नथिंग इज टू बी डन। आगे के जो 10 केसेस है वहां पे 60% प्रोबेबिलिटी है जीतने की। इसका मतलब क्या हो गया? 40% प्रोबेबिलिटी है आप लोगों की लूजिंग की। 40% प्रोबेबिलिटी का है आप लोगों की लूज होने की 40% प्रोबेबिलिटी है। हारने की प्रोबेबिलिटी 40% है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% है। अब देखो, जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% है, हारने की प्रोबेबिलिटी 40% है। इसका मतलब यहाँ पे केशव राठी आया हुआ है कि बैच में? केशव राठी है क्या? केशव राठी है बैच में? नहीं है, वेरी ठीक है। 40% लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है, 60% जीतने की प्रोबेबिलिटी। एक बार
देखो बात कैसी हो रही है, आप देने की प्रोबेबिलिटी, देने की प्रोबेबिलिटी, आप लोगों के लॉस की प्रोबेबिलिटी कम है, लॉस की प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब ना देने की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन देने की प्रोबेबिलिटी। ना देने की प्रोबेबिलिटी 60% है, हारना है मतलब देना नहीं। ना देने की प्रोबेबिलिटी इज 60%, ना देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%, देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ 40%। तो यहाँ पे ये जो 10 केसेस है, ये जो 10 केसेस है, इसके अंदर आप कंटिंजेंट लाइबिलिटी बनाने वाले हो। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? because probability of not giving is more than probability of giving. Probability of not giving is how much? 60%. Probability of giving is how much? 40%. तो ये केस में आप लोग क्या बनाते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी कैसे बनाएंगे? देखो 1,20,000 का नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%। और 2 लाख होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10%। तो 1,20,000 इंटू 30% प्लस 2 लाख इंटू 10%, मतलब 36,000 प्लस 20,000, आपका आ गया 56,000 की कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर नेक्स्ट 10 केसेस। आगे अगेन विनिंग की प्रोबेबिलिटी 50% है, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी अगेन 50% होगी। तो इसके अंदर क्या हो गया? अब देखो देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ना देने की? इससे नहीं, दोनों की इक्वल है। तो अगेन यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी बनने वाली है टू द ट्यून ऑफ 33,000, सॉरी 30,000, 1 लाख इंटू 30% और 2,10,000 इंटू 20%, मतलब 42,000 आपकी बनेगी यहाँ पे 72,000 की कंटिंजेंट लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी आप लोगों की फिर कैसा करने का? ऊपर के 10 केसेस है तो आप 56,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के 5 केसेस है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर डालो और टोटल कंटिंजेंट लायबिलिटी आप लोगों की बन जाती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोविजन नहीं बनने वाला है। हाँ, अब ये क्वेश्चन समझा के आप लोगों को? बोलो मेरे को, हैज एनीबॉडी एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है कि इसमें? बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, सर इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो। सर विनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर 40% रही तो प्रोविजन बनेगा क्या वो केस में? वेरी गुड। ये यहाँ पे अगर 40% रहता था दर्शन, तो इसका आंसर प्रोविजन है। ठीक है? ओके सर। क्यों क्यों प्रोविजन बनता था? देने की प्रोबेबिलिटी 60%, देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ना देने की, तो यहाँ पे क्या बन जाता था? प्रोविजन। प्रोविजन। ओके। यस सर। हाँ। सर और बोलो श्री हरि। सर सेकंड केस में वो तो 50-50% है ना टीम हम्म की, तो हम्म। वहां पे कंटिंजेंट बनेगी। क्या बोल रहे हैं? वहां पे कंटिंजेंट लायबिलिटी बनता, बराबर है। हाँ तो सर वो प्रोविजंस भी बन सकती ना सर, वहां पर 50-50 है ना। बेटा प्रोविजन बनाने के लिए मैं आपको डबल से एक बार डिफिनेशन पे लेके जाता हूँ। प्रोविजन बनाने के लिए क्या रहता? बैलेंस शीट डेट इज कंसिडर्ड एज प्रोबेबल, मतलब क्या? इन अदर वर्ड्स देयर आर मोर देन 50% चांसेस टू गेट एन ऑब्लिगेशन। देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहना चाहिए, इक्वल नहीं। देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहना चाहिए, मतलब इन एनी केस टू मेक अ प्रोविजन, probability of losing should be greater than probability of winning to make a provision। यहाँ पे लिख लो probability of losing, ठीक है, should in all cases be greater than probability of winning। समझे के श्रीहरि? 50 से नहीं होता, 50 से ज्यादा होना चाहिए। 51 रहता था ना श्रीहरि वहां पे लूजिंग की प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे आप प्रोविजन बनाते। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग शुड बी ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। समझे? यस सर। ओके। हाँ, और कोई डाउट किसको? पूछो और। सुकृता, सुशांत, तेजस, तुषार, वैष्णवी, सोमेश, लोकेश, समझा क्या? प्रणीता, बंसरी, अनुश्री, गीता। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो ही वहां पे प्रोविजन बनने वाला है। लोकेश समझा क्या बेटा? यस सर। ओके चलो। बंसी समझा क्या? साक्षी समझा क्या? सुप्रुता समझा क्या? यस सर।
यस सर। ओके ग्रेट। ये क्वेश्चन पूछते बहुत बार, हाँ मैं पहले बोल दिया, ये क्वेश्चन पूछते। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोविजन है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी। एग्जाम में क्या करेंगे मालूम है, ये फिगर बदल दी। ये फिगर अगर बदल दिया तो प्रोविजन का कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाता, कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन हो जाता। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रघुनंदन लिमिटेड डिसाइडेड ऑन 15/3/2011 टू रीलोकेट द बिजनेस फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर। रीलोकेशन का एग्जांपल है, रिस्ट्रक्चरिंग मैंने बताया था। As per the announcement, the company should pay ₹10 crore compensation to employees who are not willing to relocate to the Bangalore. जो लोग हमारे साथ हैदराबाद नहीं, बैंगलोर नहीं चलने वाले हैं, उनको हमको 10 करोड़ देना है। Relocation of business took place on 15/4/2013. The relocation expenses amounted to ₹5 crore. The accountants want to provide for 15 crore as on 31/3/13. Is it incorrect in accordance with the AS29? देखो AS29 क्या बोलता है, रिलोकेशन एक्सपेंसेस कब आपने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अगर वो प्रोविजन के जो 3 क्राइटेरिया है अगर वो उनको मीट करता होगा तो आप लोगों ने रिलोकेशन के एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगर वो प्रोविजन के क्राइटेरिया को मीट करेगा तो ही रिलोकेशन का आप लोगों ने खर्चे को प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोविजन के 3 क्राइटेरिया क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट, उसके बाद में आप रीजनेबली एस्टिमेट कर सकते हैं अमाउंट को, और प्रोबेबिलिटी शुड बी प्रोबेबल, मतलब प्रोबेबल रहना चाहिए कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो कंपल्सरी जो देना है आपको वो सिर्फ 10 करोड़, 5 करोड़ यहाँ पे कंपल्शन नहीं दिख रहा। 5 करोड़ अभी तक की उसके लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तैयार नहीं हुए हुआ है। अब देखो यहाँ पे 10 करोड़ का जो है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है। क्यों? अब ये सब में इतना इसलिए बोल रहा क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी प्रेस ब्रीफिंग लेके अनाउंस कर दिया हुआ है, सेबी को बता दिया हुआ है, डिस्क्लोजर कर दिया हुआ है, फाइनल हो चुका है, रिलोकेट होने वाला है। अगर ये अनाउंसमेंट, ये वर्ड नहीं रहता था और सिर्फ बोलते थे कि बोर्ड रेजोल्यूशन में ऐसा ऐसा ठहर रहा, बोर्ड रेजोल्यूशन से कुछ नहीं होता, चीजों को यूनिट टू अनाउंस, यूनिट टू सेबी को बताना पड़ता, कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर में बताना पड़ेगा, जहां सब बताना पड़ता उन्होंने बता दिया है। तो समझ में आ रहा? तो 10 करोड़ आपके लिए पक्का पक्का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तैयार हो गया है क्योंकि यहाँ पे वर्ड अनाउंस किया हुआ है। 5 करोड़ अभी तक के प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं। क्या बैलेंस शीट डेट पे आपको 5 करोड़ देना है क्या? नहीं, बैलेंस शीट डेट पे तो कोई खर्चा भी लागू भी नहीं हुआ है। देखो प्रोविजन मालूम है क्या, कोई भी चीज एक्सपेंस रहना चाहिए तभी जाके उसका प्रोविजन बनता है। जो चीज एक्सपेंस ही अभी तक नहीं हुआ तो उसका प्रोविजन कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है ना? मतलब पास्ट इवेंट से प्रोविजन तैयार होता है ना, पास्ट इवेंट से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तैयार होता है। पास्ट इवेंट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे रिलोकेशन एक्सपेंस कभी तक किए ही नहीं तो उसका प्रोविजन करने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, फिर यहाँ पे जो कंपनी के अपन लोग जो एम्प्लॉय अपने साथ नहीं आ रहे बैंगलोर में, उनका अपन लोग है ना 10 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें पास्ट इवेंट क्या है कौन बोलेगा? यहाँ पे पास्ट इवेंट क्या है फिर 10 करोड़ के लिए जो कंपेंसेशन देना है एम्प्लॉइज को, इसके लिए पास्ट इवेंट क्या है कौन बोलेगा? साक्षी बोलो तो। रेंडेड बाय एम्प्लॉय। यस, आपने उनकी सर्विसेज इस्तेमाल कर ली, उन्होंने आपके साथ में काम कर लिया, तो वैसे भी ये देना ही था पैसा अपने को। आज अपने साथ में बैंगलोर आते भी थे तो बैंगलोर में रिटायर होते थे तो भी पैसा देना ही था। समझ में आ रहा है ना? बैंगलोर नहीं आ रहे इसके लिए आज ही लेके जा रहे, बैंगलोर नहीं आ रहे इसके लिए आज ही लेके जा रहे, बैंगलोर आते रहे तो जब वहां से जाते थे तो तब पैसा देना पड़ता था। जबकि 5 करोड़ की कोई भी लायबिलिटी अभी तक की क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, ओके। इसमें किसको डाउट है क्या? पूछो जल्दी, इसमें किसको डाउट है? चलो। X Limited has recognized a provision of 1 lakh for some expenses. If X Limited pays the expenditure, it receives 60,000 from the holding company. Receive from holding company is probable. Probable मतलब क्या? मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आप लोग क्या करते हैं, 1 लाख का प्रोविजन बनाएंगे और 60,000 का सेपरेट एसेट बनाते हैं। पीएनएल के अंदर आप भले मिक्स करो 1 लाख और 60,000, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख का सेपरेट प्रोविजन, 60,000 का सेपरेट एसेट। ठीक है, अपन ने कल भी बताया था कि जो भी चीज आपको रिइंबर्स होने वाली है उसको आपको सेपरेटली बताना पड़ता है, प्रोविजन के लायबिलिटी में से उसको कम करके बताना नहीं है। अगर आपने वैसा कम करके बताया आपके मार्क्स पूरे के पूरे कम हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। 11 X Limited filed an insurance claim of 10 lakh and the entity is reasonably certain on receipt of 7 lakh.
तो अगेन 10 लाख की लाइबिलिटी अलग, प्रोविजन बनाओ, 7 लाख का सेपरेट एसेट बनाना है। समझ में आ रहा? पीएनएल के अंदर 3 लाख रुपए डेबिट होने वाले। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। 10 लाख की लाइबिलिटी, प्रोविजन 7 लाख रुपीस का एसेट। ठीक है, जो भी अपना खर्चा हुआ होगा, जैसे 10 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ, ऐसा मैं मान के चल, तो 10 लाख रुपए का मैंने प्रोविजन बनाना चाहिए। अगर पहले से बना लिया होगा तो अब डबल से बनाने की जरूरत नहीं है। अब सर्टन हो गया जैसे कि 7 लाख रुपए मुझे उसमें से मिलने वाले, तो 7 लाख रुपए का अपने एसेट दिखाना चाहिए। 3 लाख रुपए का पक्का नहीं है तो कंटिंजेंट एसेट बता सकते, वो भी जरूरी नहीं है। कंटिंजेंट एसेट कभी भी बताना जरूरी नहीं रहता, आपके ऊपर, बताए तो ठीक, नहीं बताए तो ठीक। कंटिंजेंट एसेट इसलिए अपन लोग नहीं बताते, नहीं डिस्क्लोज करते, नहीं बुक्स में लेते, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। क्या बोलता है? रिकॉग्नाइज ऑल खर्चा, रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेंसेस, बट डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी फ्यूचर रिसीवेबल इनकम। ठीक है, 3 लाख रुपए को आपको कुछ भी करना नहीं, 7 लाख रुपए का एसेट बता सकते, वो भी क्यों? क्योंकि रीजनेबली सर्टन दिया है इसलिए। ठीक है सर इसमें 10 लाख की प्रोविजन नहीं बनेंगे ना? बेटा, यहाँ पे 10 लाख की प्रोविजन इसलिए, देखो पहली बात कैसा रहता, जैसे मेरे घर, सॉरी मेरे घर पे, मेरे दुकान के अंदर इंश्योरेंस लिया हुआ है अपने स्टॉक का। ठीक है, स्टॉक जल गया मेरा, तो 10 लाख रुपए का खर्चा जब भी हो जाता है ना, तो उसका वो चीज तो वही हो गई। अब यहाँ पे कैसा है, वो उन्होंने बताया नहीं कि कौन से खर्चे से रिलेटेड उनकी प्रोविजन थी, इसलिए उन्होंने आंसर में प्रोविजन के बारे में बोला नहीं। हाउएवर यू कैन राइट कि 10 लाख रुपए की प्रोविजन पहले ही बनाई गई होंगी, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रोविजन के रिइंबर्समेंट नहीं होता ना, बिना लॉस का कोई आपको मालूम है ना, इंश्योरेंस क्लेम मिलने के लिए वन से पहले क्या होना चाहिए? लॉस। बिना लॉस के ऐसे पैसे मिल जाते कि इंश्योरेंस क्लेम का? ऑफ कोर्स नॉट। तो 10 लाख का पहले लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया होगा, ऐसा अपन अज्यूम करके चल रहे हैं। अपन इंश्योरेंस को फिर क्लेम फाइल कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास में, और उसमें से 7 लाख रुपए रिसीवेबल अभी है। ये सब समय लगता ना, क्लेम डालो, पैसा मिलो, एक एक 2-2 साल चले जाते। 10 लाख का प्रोविजन पहले बना दिया होगा, या फिर लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, उसमें से 7 लाख अभी मिले। ठीक है, यस सर। ओके। सर 3 और लाख का क्या करना? 3 लाख का कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कंटिंजेंट है। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलती 7 लाख देंगे, हम बोलते 1 आध लाख ज्यादा कम कुछ मिल सकता, 7 लाख पक्का है, ऊपर का पक्का नहीं है, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी करना नहीं है। आपको लगे तो डिस्क्लोज कहीं तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में डाल सकते, दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, क्योंकि वी आर फॉलोइंग प्रूडेंस। रिकॉग्नाइज ऑल इनकम, सॉरी रिकॉग्नाइज ऑल एक्सपेंस, डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी कंटिंजेंट इनकम, कुछ नहीं करना है। ठीक है, श्रेयरी? यस सर। ओके, चलो अब अपना कौन सा क्वेश्चन बाकी है इसमें? मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो गए। आपका क्या काम बनता, सारे एक बार पूरा नोट्स पढ़ने का, उसके बाद में क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखने का। अब क्या करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसा? ठीक है, ये बाजू में मार्जिन दिए हुए, ठीक है, हर क्वेश्चन के बाजू में इसका क्रक्स पॉइंट लिख लो, और फिर यहाँ पे लिखना कि प्रोविजन बन रहा, कंटीजेंट लायबिलिटी बन रही, प्रोविजन बन रहा कि कंटीजेंट लायबिलिटी बन रही, ऐसा हर जगह पी सी ऐसा मार्क करके रख दो, आगे जाके काम में आता। समझ में आ रहा? कुछ क्वेश्चन मैंने बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रक्स यही है कि पास्ट इवेंट से पैदा होने वाला प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक दी प्रोविजन। जहां प्रोविजन नहीं बनता, जहां पे देना नहीं देना पक्का नहीं है, वहां पे बनता कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट एसेट का कुछ नहीं होता, रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस का भी प्रोविजन जैसे ही, प्रोविजन के जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करेगा वही रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस करके आगे जाएगा। इसके हो गए कि सारे क्वेश्चन की कुछ बाकी है अपना? हो गए सारे क्वेश्चंस? यस, यस सर। ओके। चलो फिर अब अपन लोग नया वाला एएस स्टार्ट करते अभी। अब अपन लोग स्टार्ट कर रहे AS4। एक मिनट से मैं नोट्स भेजता आप लोगों को। चलो ठीक है, ये अब अपना सेकेंड वाला एएस है, अगेन ग्रुप 2 से।
छोटे छोटे एएसएस है, एएसएस सारे AS4, AS5, 29, 26, 17, 18। और आपको एक बात बताता मैं, ये जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के अंदर बहुत सारे थेरोटिकल एएस है, जहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने का है। एक बार आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो आगे आपको कोई भी डर नहीं है। समझ में आ रहा क्या? एक बार रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया कि आगे उसके अंदर आपको डर नहीं रहता। ठीक है। कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, नया वाला एएस नंबर 4, कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अभी अपन ने प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज देखा, तो क्या हुआ बाद में मालूम है कि इसमें से उठा के कंटिजेंसीज आपको फिर उन्होंने कहा शिफ्ट कर दिया AS29 के अंदर। तो 29 अपन ने ऑलरेडी देख लिया। तो अब ये इसके अंदर क्या रहा हुआ है, अब सिर्फ इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, क्योंकि कंटिजेंसीज यहां से उठा के ICAI ने कहा डाल दिया AS29 के लिए सेपरेट एसेट बन गया कंटिजेंसीज के लिए। ठीक है। तो अब ये वाले एस में क्या बचा, सिर्फ इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। गेटिंग माय पॉइंट? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट कैसा रहेगा? एक थोड़ा सा अपन लोग एग्जांपल देखते फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये इधर देखते। ओके, बैलेंस शीट डेट। पहली बात, बैलेंस शीट डेट यानी क्या रहता? देखो अपन लोग पूरा एक एसेट समझते कि क्या रहता है ये सब चीज। ठीक है, आपका साल था 1/4/19। ठीक है, और ये साल कब खत्म होता है आपका? 31/3 को। ठीक है, 31/3 कौन सा? 20 वाला। 31/3 को आपका साल खत्म हुआ। ठीक है, 31/3 को आपका साल खत्म हुआ। 31/3 की आप लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। 31/3 की आप लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। अब 31/3 की बैलेंस शीट बन जाती है। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब अप्रूव करते हैं इसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे जैसे 30/6 को। ठीक है, 30/6/20, 30/6/20 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो गया। ये आ गई डेट। नेक्स्ट आपका लेटर आ गया 30/6/2020। अपना एजीएम कब हुआ? एजीएम मतलब जिस दिन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब शेयर होल्डर्स के सामने रखे जाते, रिजल्ट्स को पब्लिश किए जाते। ठीक है, 30/9/2020 को आपकी एजीएम। तो देखो यहाँ पे चार, पहली बात तो ड्यू डेट्स आप लोग देखो, 1/4/19 से लेकर 31/3/2020 तक के आपका साल है। ठीक है, इस साल के दौरान जो भी होने वाला है वो इसी साल के बैलेंस शीट और इसी साल के पीएनएल के अंदर आ जाएगा, है ना। ये साल के दौरान जो भी चीजें होती वो ये साल के बैलेंस शीट और ये साल के पीएनएल के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। तो ये क्या होगी आपकी 31/3, दिस इज योर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट की अब अपन लोग बात करने वाले। मतलब क्या हो गया कि आप लोग अब किसकी बात कर रहे हैं बताइए क्या? अब आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो जो टेन्योर है, वो जो पीरियड है, वो कौन सा है पता है क्या? यहां से लेकर यहां तक के का। मतलब क्या हो गया? बैलेंस शीट डेट के बाद में। समझ में आ रहा? क्योंकि अब फिर इसके अंदर बात ऐसी होती कि सर ये वाले इसका क्या हो गया, ये वाले इसके लिए तो बैलेंस शीट और पीएनएल बना रहे, तो वो तो जिसका जिसमें चले गया बराबर, वो साल का वो साल में चले गया। अब इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, EOABD, EOABD, ये किसके लिए है? ये इसके लिए है जो चीजें बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रही और अप्रूवल के दिन तक के हो रही है। बैलेंस शीट डेट के बाद में मतलब 31/3 के बाद में, और अप्रूवल के दिन तक के जो चीजें हो रही है बैलेंस शीट डेट के बाद में, 1/4 से लेकर 1/4/2020 से लेकर 30/6/2020 के बीच में होने वाले इवेंट्स को इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के अंदर देखना है। फिर सर ये वाले इवेंट्स क्या होगा? ये तो जिसका जिसमें चलेगा उसका कोई टेंशन ही नहीं, उसके लिए तो बैलेंस शीट पीएनएल मैंने बनाया। अब बैलेंस शीट के बाद में जो चीजें हो रही, देखो वैसे तो इसके बाद में जो भी चीजें हो रही वो कहाँ जाना चाहिए बताओ? तो वो जाना चाहिए आप लोगों के 20-21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्या बोला मैंने? इसके बाद में जो भी हो रहा ना, वैसे तो कहाँ जाना चाहिए था? 20-21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन इवेंट्स ऑकरिंग बैलेंस शीट डेट क्या हो रहा? भले ही वो बाद में हो रही लेकिन उसको कंसिडर आपको बैलेंस शीट डेट पे करना है। 31/3 को उसकी एंट्री पास करना है। मतलब भले ही वो चीजें बाद में हो रही, even though the things are happening after balance sheet date, but they are to be adjusted as on the balance sheet date. मतलब क्या? भले ही बाद में हुआ, आपने उसको अंदर ले लिया। समझ में आ रहा क्या? पहली बात, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट मतलब क्या? 31/3 के बाद में और 30/6 तक के, मतलब इवेंट्स हैपनिंग बिटवीन दी
बिटवीन द 1st of April 2020 to 36 2020। पहली बात। अब देखो बात ऐसी है कि ये बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहे, अप्रूवल के दिन तक हो रहे, बैलेंस शीट डेट के बाद में हो रहे, अप्रूवल के दिन तक हो रहे। भले ये 2021 के है, भले ही ये 2021 के है, लेकिन इनको कंसिडर आपको 19-20 के आइटम्स के अंदर करना है। भले ये 20-21 के इवेंट्स होंगे, लेकिन आपको कंसिडर कब करना है उसको? 19-20 के अंदर, या फिर 19-20 के बैलेंस शीट डेट के अंदर। मतलब even though the things are happening after the balance sheet date, they are to be considered as on the balance sheet date। ऑफ कोर्स सब तो रहते नहीं होंगे, फिर अगर सभी चीजें एडजस्ट करने का है, बोले सर पूरे 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ाने के मतलब क्या 15 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं क्या? अरे नहीं, कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को ही एडजस्ट करना है। जिन सिलेक्टेड आइटम्स को आप लोग एडजस्ट करते हो वो आप एडजस्टिंग इवेंट कहते हो। समझ में आ रहा क्या? भले ही इवेंट्स आर हैपनिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, दे आर टू बी एडजस्टेड एज ऑन द बैलेंस शीट। बाद में होने वालों को भी पहले आपको कंसिडर करना है, लेकिन सबको नहीं करना है। सबको अगर करेंगे ना, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही 15 महीने का हो जाए। क्या अपना फाइनेंशियल ईयर बढ़ाने की बात चल रही है क्या? फाइनेंशियल ईयर नहीं बढ़ाने का है, आपको सिर्फ पिछले आगे के जो 3 महीने है उसके अंदर देखने का है कि कौन सी चीजें ऐसी है जिनकी कंडीशन ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पे थी। समझ में आ रहा क्या? तो बैलेंस शीट डेट के बाद में होने वाली चीजों को भी कभी कभी बैलेंस शीट के अंदर लेना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट कि बैलेंस शीट डेट के बाद में होने वाली इवेंट्स को भी कभी कभी बैलेंस शीट डेट के अंदर या फिर बैलेंस शीट डेट पे या फिर पिछले साल में कंसिडर करना पड़ता है, जरूरी हो जाता है। सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं आपको इसका, कि जैसे एक डेटर था, अपन ने पहले भी लिया हुआ, ये ऑडिट में भी एक बार आया था। एक डेटर था, उसका कैसा हुआ मालूम है क्या? वो 3 साल से हमको पैसा नहीं दे रहा। क्या बोले, किसी का ही पैसा नहीं दे रहा। कोर्ट के अंदर चले गए, ये हो गया वो हो गया, चिट्ठियां भेज दी, सब भेज दिया, सब हो गया, लोग जाके आ गए, अपना पैसा ही नहीं दे रहा। किसी का ही पैसा नहीं दे रहा, पैसा ही नहीं है एक्चुअली उसके पास। फिर कैसा हो गया, कोर्ट के अंदर केसेस चालू हुई, फिर उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू हुई। अब क्या हुआ मालूम है क्या? वो 29/6 को बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही वाज मतलब डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट एज एन इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बोल दिया उसको कोर्ट ने। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अब उसके पास में पैसा देने के लिए नहीं है। कैसा हो गया, भले इंसॉल्वेंट अभी हुआ होगा, लेकिन इसकी कंडीशन तो मैं पिछले 3 साल से देखते हुए आ रहा ना। समझ में आ रहा ना? पैसा नहीं दे रहा था, ये साल तो ऐसा हो गया कोर्ट में केसेस चालू हो गए, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें चालू हो गई, किसी की पैसे नहीं दे रहा, बहुत साल के ऊपर पानी चले गया। और 29/6 को फाइनली वाज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट एज एन इंसॉल्वेंट। तो भले 31 दिन के बाद में वो इंसॉल्वेंट हो रहा होगा, लेकिन 31 दिन को भी उसकी हालत बहुत 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 खराब थी। तो आपको उसको 31 दिन को ही बैड डेट करके अकाउंटिंग एंट्री में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? भले ही वो बाद में इंसॉल्वेंट हो रहा होगा, लेकिन कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्टेड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। समझ में आ रहा कि ऐसी कुछ कंडीशंस हैपनिंग होती है बाद में, जिनको आपको पहले एडजस्ट करना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी चीजें बाद में होने वाली भी रहती है, लेकिन उसको आपको पहले कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, लेट अस कम इनटू द एज। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जिसको आप EOABD बोलते हैं, EOABD। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर दोज सिग्निफिकेंट इवेंट। ऐसे सारे सेल परचेस वगैरह नहीं लेने का है, सैलरी वैलरी नहीं लेने का है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स लेने का है। बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, फायदे वाले भी नुकसान वाली, दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट and the date on which the financial statements are approved by the approving authority. समझ में are approved by the approving authority. These are those events that occur between the balance sheet date and date on which the financial statements are approved by the approving authority. In case of company, it is the board of directors. 31 दिन के बाद में 30/6 मैंने एक एग्जांपल डेट लिया, इस दिन भी बैलेंस शीट अप्रूव होने वाली है, उसके पहले या फिर उस दिन तक। ठीक है, एक बार ऊपर वाला लाइन पढ़ो, ये तीनों चारों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दीज आर दी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर EOABD।
These are the recognition criteria for events occurring after balance sheet date. अभी तक के जितना डिस्कशन हुआ उसके अंदर किसी को कोई क्वेरी है क्या? अभी तक के जितना डिस्कशन हुआ उसमें? ओके, ठीक। तो those significant events, favorable, unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved by the approving authority. अब देखो, जो भी ईओ एबीडी है वो सभी को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, जो एडजस्टिंग इवेंट है उनको ही एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब जैसे कि 31 मार्च के बाद में 25 लाख रुपए का सेल हुआ, कौन है यहाँ पे? हाँ, 31 मार्च के बाद में सुशांत, 31 मार्च के बाद में 25 लाख रुपए का कंपनी ने सेल किया, ठीक है। क्या ये सेल 31 मार्च को लेना पड़ेगा क्या आपको? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये हर एक किसको एडजस्ट नहीं करना है, जो एडजस्टिंग इवेंट की कैटेगरी में बैठने वाले हैं उनको ही आप लोगों को एडजस्ट करना है। एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्या? इंपॉर्टेंट है। Events which provide further evidence of the condition, very important, further evidence of the condition that existed as at the balance sheet date. जैसे मैंने डेटर का बताया आपको, पहले से हालत खराब थी, condition must be existing on the balance sheet date. Such event must provide further evidence of the condition that existed at the balance sheet date. मतलब क्या हो गया कि वो ऑलरेडी डेटर जो था ना उसकी हालत खराब ही थी, पैसे नहीं दे रहा था, बैलेंस शीट डेट पे भी वो पैसा नहीं दे रहा था। हाँ, बाद में कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो कोर्ट ने उसको भले ही बाद में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, लेकिन ये काय को दर्शा रहा? जो ऑलरेडी कंडीशंस एग्जिस्टेड थी एज ऑन बैलेंस शीट डेट के ऊपर। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट आर कंफर्मिंग और गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन व्हिच आर एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। मैं तो रुके हुआ ही था उसको इंसॉल्वेंट बताने के लिए, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट बता दिया, मेरा काम हो गया। Events occurring after balance sheet date are confirming or giving more information about the condition which were existing on the balance sheet date. Entity does not have complete correct information about such items on the balance sheet date. कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंसॉल्वेंट 31/3 को, नहीं, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया उसको 29/6 को, मुझे और इंफॉर्मेशन मिल गई तो मैं मोकला हो गया उसको बैड डेट करके राइट ऑफ करने के लिए। सच इंफॉर्मेशन मेरे को अगर 31/3 को ही पता रहता था कि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो मैं जब भी कर लेता था, सिर्फ मैं रुके हुआ था कोर्ट के फाइनल फैसले के लिए। समझ में आ रहा? ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन? उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास आउट करने वाले हैं। जैसे बैड डेट हो गया, बाय बैड डेट टू डेटर मैं उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास कर देता हूँ, इसी को ही क्या बोलते? एडजस्टमेंट करना। बैलेंस शीट डेट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ द रिपोर्ट वैल्यू एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम एंड इक्विटी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। एंटिटी शुड कंसीडर ऑल सच एडजस्टिंग इवेंट till the date of approval of the financial statement, क्योंकि ईओएबीडी का मतलब ही क्या है? बैलेंस शीट डेटच्या नंतर आणि अप्रूव्हलच्या दिवशीपर्यंत, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद में और अप्रूवल के डेट तक के जितने भी होने वाले सिग्निफिकेंट इवेंट्स जिनकी कंडीशन ऑलरेडी बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्टेड थी, सिर्फ पक्का पक्का नहीं था, उन सबको आपको एडजस्ट करना है अकाउंटिंग एंट्री पास करके। समझ में आ रहा? ठीक है, चलो तो ये बाद में देखते हैं डिस्क्लोजर, पहले अपन ये पढ़ेंगे। Fraud during the accounting period is detected after the balance sheet date, but before the approval of financial statement. It is necessary to recognize the loss and change the reported values concerned elements of the financial statement. कंपनी में फ्रॉड बहुत दिनों से चालू था, पता ही नहीं चलता था क्या होता था। कंपनी में से रोज 10,000 गायब, 20,000 गायब, 30,000 गायब, पैसे गायब पे गायब पे गायब होते रहे। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश जिसको अपन लोग बोलते हैं, कैश का मैनिपुलेशन, मिसप्लेसमेंट, एम्बेजलमेंट। डिटेक्ट नहीं हो रहा फ्रॉड, डिटेक्ट नहीं हो रहा फ्रॉड, डिटेक्ट नहीं हो रहा। अब हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया, उसने 29/6 को बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द बोर्ड उसने डिटेक्ट करके निकाला पापा 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड। तो आप लोगों ने उसका लॉस रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। कब? अपने बैलेंस शीट डेट पे 31/3 पे करना चाहिए। हाँ ठीक है, ये एग्जाम्पल किसको लगता नहीं करना चाहिए? कोई है क्या यहाँ पे जिसको ऐसा लग रहा नहीं करना चाहिए? यस एनीबॉडी? किसको नहीं समझा ये एग्जांपल? बोलो, अरे बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। कौन है वो? सबको समझा क्या? नहीं सर। कौन है नहीं वाला? श्रीहरि। यस। ओके ग्रेट। देखो श्रीहरि, कैसा है, हमारे यहाँ पे फ्रॉड होते रहते, ठीक है,
हमारे यहाँ पे रोज कैश गायब हो रही, कैश गायब होना फ्रॉड रहता है क्या शिवरी? हाँ फ्रॉड रहता है। अभी देख के आ रहे 10,000 20,000 30,000 रोज गायब रहती। सेल हो रहा 18 लाख का, पैसे आ रहे 17,90,000। हमने देख लिया पैसे गायब ही रहते। हमने फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगाया, हमको मालूम होगा ना फ्रॉड हो रहा, जब भी हमने ऑफिसर को लगाया ऑफिसर ने बराबर डिटेक्ट करके निकाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉड कंडीशन वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। सिर्फ मैं काय के लिए रुके हुआ था श्रीहरि? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड के लिए। तो इसके लिए मुझे क्या एडजस्ट करना चाहिए? 31(3) को फ्रॉड का नुकसान एडजस्ट करना चाहिए, पीएनएल को डेबिट करना चाहिए, लॉस ड्यू टू फ्रॉड। समझ में आ रहा? सर हमको बैलेंस शीट डेट के पहले थोड़ी ना पता था कि 10,000 का ही फ्रॉड होगा। वो हमारे यहाँ पे रोज कैश कम बढ़ रही थी श्रीहरि, कैश का फ्रॉड चालू था। इसके लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया डिटेक्ट करने के लिए। मेरे को मालूम ही नहीं रहता था फ्रॉड हो रहा, तो मैं काय को ऑफिसर बुलाता था, काय को डिटेक्ट करता था? मालूम था गड़बड़ है, इसलिए किसी को बुलाया ढूंढने के लिए, उसे ढूंढ के निकाला। सर वो आफ्टर बैलेंस शीट की प्रायर बैलेंस शीट क्या मतलब फ्रॉड ढूंढ के निकालो, आफ्टर बैलेंस शीट निकाला ना? Of course, fraud during accounting period detected after balance sheet date but before approval. फ्रॉड चालू था ऑलरेडी, बैलेंस शीट डेट पे फ्रॉड था, सिर्फ ढूंढा नहीं गया था। यस ठीक है, ओके। चलो और किसको डाउट है इसमें? पूछो पूछो फटाफट, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी। दर्शन समझा क्या बेटा? यस सर। ओके। सानिका समझा क्या? तेजस समझा क्या? सुशांत समझा क्या? तुषार शर्मा समझा क्या? वैष्णवी Yes, समझा sir, क्या? समझा। सर। हाँ सर। हाँ चलो ठीक। अब ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और फिर मीटिंग को रिजॉइन करो। 1 मिनट आपके लिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ये मीटिंग जब आप